हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जून 1945 में जापान अमेरिका के ऊपर एटम बम गिराने की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन एक गलती ने सारा खेल पलट दिया। अगर उस जमाने में जापान कामयाब हो जाता तो आज अमेरिका सुपर पावर ना होता, यूरोप का नक्शा बदल चुका होता और नाजी जर्मनी कभी ना हारता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी जानकारी हमने तो कहीं ना पढ़ी। तो भाई साहब यही तो बात है, इतिहास हमेशा जीतने वालों की नजरों से लिखा जाता है। लेकिन ये वीडियो आज आपको जापान और जर्मनी की नजरों से कहानी सुनाएगी। ध्यान से सुनिएगा। 27 फरवरी 1943, रात का अंधेरा, नॉर्वे का पहाड़, बर्फ से ढकी हुई जमीन और सामने 200 मीटर गहरी खाई। अब इस खाई के बीच में एक जमी हुई नदी और उसके पार थी एक फैक्ट्री और 9 कमांडो इस फैक्ट्री को उड़ाने के मिशन पर थे, जो पहाड़ी से एक रस्सी के सहारे लटके हुए थे। अब कबाड़ से दिखने वाली इस फैक्ट्री में कुछ ऐसा बनता था जिसके लिए उस समय दुनिया के ताकतवर देश मरने मारने को तैयार थे। तो आखिर क्या था ये सामान? तो भाई साहब वहां बन रहा था हैवी वाटर। अब ये कौन सा मसाला है? तो भैया इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1941 जर्मनी की राजधानी यानी कि बर्लिन में। देखो, जर्मनी में एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट वाल्टर बो था। बॉम्ब बनाने के लिए ग्रेफाइट की टेस्टिंग कर रहे थे। इन्हें ये काम नाजी मिलिट्री के द्वारा दिया गया था, लेकिन इन्हीं की एक गलती ने नाजी जर्मनी के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमर तोड़ कर रख दी। लेकिन कैसे? तो देखो, इस चीज को मैं अभी समझा सकता हूं, लेकिन और अच्छे समझने के लिए जरा 3 साल और पीछे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले 1938 में ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने यूरेनियम के एटम को तोड़ दिया। टूटने पर उससे ऊर्जा निकली और खबर चारों तरफ फैल गई। इसके बाद वैज्ञानिकों का कुनबा अपना अपना हिसाब किताब जोड़कर बैठ गया। अब यहाँ से 2 चीजें निकल कर आई कि अगर यूरेनियम से निकलने वाली ऊर्जा को काबू कर लिया जाए तो उससे बिजली बनाई जा सकती है, और अगर ये बेकाबू ऊर्जा एक साथ निकलने दें तो इससे धमाका किया जा सकता है। इसके बाद हिटलर का हंटर चला और लियो सिजलार्ड समेत दुनिया भर के टॉप वैज्ञानिक जर्मनी छोड़कर भाग खड़े हुए। अब इनमें लियो सिजलार्ड बड़ा ही कलेशकारी वैज्ञानिक था। इन भाई साहब ने 2 काम किए। पहला तो सभी वैज्ञानिकों से ये कहा कि भाई अपनी खोजों को छुपा लो, दुनिया को इसके बारे में मत बताओ, ताकि ये जानकारी घूम के हिटलर तक ना जा सके और वो बॉम्ब ना बना पाए। और दूसरा, इन भाई साहब ने खुद ही चेन रिएक्शन को पेटेंट करा लिया। देखो, 1930 में विज्ञान की दुनिया में एक नियम था कि उस जमाने में जो भी खोज होती, वैज्ञानिक उसे बड़े गर्व के साथ रिसर्च जर्नल्स में छपवाते थे ताकि दुनिया उसके बारे में जान सके। अब सिजलार्ड ने ये देखा कि ये काम तो हिटलर की मदद करने जैसा है, तो उसने बाकी वैज्ञानिकों से ये कहा कि अब से हम कोई भी रिसर्च पेपर किसी भी जर्नल में नहीं छापेंगे, मतलब सब कुछ सीक्रेट रहेगा। लेकिन भाई साहब सारा खेल बिगाड़ दिया मैरी क्यूरी के दामाद ने, यानी कि फ्रेडरिक जॉलियट क्यूरी ने। भाई ने फ्रांस में बैठकर अपनी रिसर्च का पर्चा छाप दिया और दुनिया को यह बताया कि चेन रिएक्शन से बॉम्ब बन सकता है। लेकिन इसके बाद भी बॉम्ब बनाने का कलेश सिर्फ वैज्ञानिकों के बीच में ही था। मिलिट्री से जुड़े हुए टॉप ऑफिशियल्स को अभी भी ये जानकारी नहीं पहुंची थी। लेकिन फिर इस गर्मा गर्म खबर को जर्मन मिलिट्री के कानों तक पहुंचाने का काम किया जर्मन केमिस्ट पॉल हार्टक ने। इस भाई ने नाजी मिलिट्री के लिए एक रिपोर्ट बनाई जिसमें लिखा था कि जो बॉम्ब बना लेगा उसे कोई हरा नहीं पाएगा। इसके बाद 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड की छाती पर जा चढ़ा, यानी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। और फिर जर्मन मिलिट्री ने जर्मनी में मौजूद टॉप दिमाग को, यानी कि टॉप साइंटिस्ट को एक छत के नीचे लाकर इकट्ठा कर लिया। फिर एक टीम बनाई और इस टीम के सरदार थे वर्नर हाइजेनबर्ग। इन वैज्ञानिकों को लेकर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जिसका कोड नेम था यूरान वीरेन। और प्रोजेक्ट के शुरू होते ही जर्मन मिलिट्री ने हाइजेनबर्ग से सीधा सवाल पूछा कि बताओ क्या बॉम्ब बनाया जा सकता है? और हाइजेनबर्ग ने कहा बिल्कुल बनाया जा सकता है, बस बॉम्ब बनाने का मसाला चाहिए, या तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम। इसके बाद मिलिट्री ने कहा कि यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करो। फिर हाइजेनबर्ग ने कहा कि यूरेनियम 235 तो प्रकृति में आसानी से मिलता ना। फिर मिलिट्री ने कहा कि भैया अच्छा तो प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर लो। और हाइजेनबर्ग ने कहा कि भैया प्लूटोनियम तो प्रकृति में पाया ही ना जाता, बल्कि उसे तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बनाना पड़ता है। फिर मिलिट्री से जवाब आया तो भैया रिएक्टर ही बना लो। अब हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि रिएक्टर तो बन जाएगा, लेकिन उसको चलाने के लिए 2 चीजें चाहिए, पहला यूरेनियम ऑक्साइड और दूसरा मॉडरेटर। अब नाजी जर्मनी पहले ही चेकोस्लोवाकिया को हड़प चुका था और वहां थी यूरेनियम की खदानें, तो मतलब यूरेनियम का जुगाड़ तो हो गया था। अब बच गई एक चीज, यानी कि मॉडरेटर। अब आखिर ये मॉडरेटर है क्या? तो भैया 2 मिनट रुको, अभी समझाता हूं, क्योंकि यही वो चीज थी जिसकी वजह से आगे इस कहानी में खून बहेंगे। देखो, रिएक्टर चलता है चेन रिएक्शन से, और चेन रिएक्शन जब तक चलेगी जब तक लगातार यूरेनियम के एटम टूटते रहें। अब इन्हें तोड़ने का काम करता है न्यूट्रॉन, लेकिन दिक्कत यह है कि ये न्यूट्रॉन बहुत तेजी से उड़ते हैं, इतनी तेजी से कि कई बार ये यूरेनियम को बिना तोड़े निकल जाते हैं, जैसे कोई गेंद जोर से फेंको और वो हाथ से फिसल कर निकल जाए। अब अगर न्यूट्रॉन मिस हो जाए तो चेन रिएक्शन रुक जाएगी। अब इस समस्या का इलाज है कि तेज चलते हुए
न्यूट्रॉन को धीमा कर दो ताकि वो यूरेनियम की पकड़ में आसानी से आ जाए। अब न्यूट्रॉन को धीमा करने वाले सामान को ही मॉडरेटर कहते हैं। आप इसे न्यूट्रॉन के लिए स्पीड ब्रेकर मान लो कि ये उसकी रफ्तार को धीमा करने काम आता है। अब हाइजेनबर्ग ने मिलिट्री के सामने मॉडरेटर के लिए 3 ऑप्शन रखे, पहला सादा पानी, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा हैवी वाटर, और एक शर्त रखी कि जो सबसे बेहतर निकले उसकी सप्लाई मिलिट्री की जिम्मेदारी और बॉम्ब बनाने की हमारी। अब यहाँ पर एंट्री होती है वाल्टर बोथा की, और ये वही वैज्ञानिक है जिनके बारे में अभी बताया था जो ग्रेफाइट की टेस्टिंग में लगे हुए थे। अब ये भाई साहब उस जमाने में जर्मनी के नंबर 1 एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर केमिस्ट थे। इनसे बेहतर जर्मनी के पास और कोई विकल्प नहीं था। अब मिलिट्री ने इन्हें हैवी वाटर और ग्रेफाइट के बीच में बेहतर मॉडरेटर चुनने के लिए कहा, क्योंकि सादा पानी तो पहले ही टेस्ट में फेल हो गया था। अब बोथा ने एक्सपेरिमेंट की दुकान खोल दी और जवाब आया कि भैया ग्रेफाइट तो मॉडरेटर की तरह काम ना करेगा, और इस एक जवाब पर जर्मनी ग्रेफाइट को भूलकर हैवी वाटर के ऊपर दांव लगा बैठा, और यही जर्मनी की सबसे बड़ी गलती थी। अब बोथा के द्वारा यह गलती इसलिए हुई क्योंकि उसका ग्रेफाइट प्योर नहीं था, उसमें बोरोन की मिलावट थी, इसलिए एक्सपेरिमेंट बार बार फेल हो रहे थे। अब यहाँ पर जर्मनी फंस गया क्योंकि जर्मनी तो हैवी वाटर बनाता ना था। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि बनाता ना था तो ठीक है बना लो, इसमें क्या दिक्कत थी। तो देखो हैवी वाटर बनाने के लिए लाखों लीटर सादे पानी को उबालना पड़ता है। अब इसके लिए चाहिए बहुत सारी बिजली, और जर्मनी के पावर प्लांट तो पहले ही युद्ध के लिए हथियार बनाने में सारी की सारी ऊर्जा खर्च कर रहे थे, तो ये काम जर्मनी के अंदर करना संभव नहीं था। लेकिन पड़ोस में नॉर्वे के एक पहाड़ पर एक हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ था, और उसी के बराबर में एक फैक्ट्री थी जिसमें बहुत सारा हैवी वाटर पहले से ही ड्रम्स में भरकर रखा गया था। यानी अगर नॉर्वे जर्मनी के हाथ लग जाए तो बिजली भी मिल जाएगी और पानी भी। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, आखिर नॉर्वे हैवी वाटर के साथ क्या कर रहा था? क्या ये लोग भी बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे थे? तो आओ जरा सही से समझाता हूँ। देखो इस पहाड़ से गिरता था बहुत बड़ा झरना, उस झरने के पानी से बनती थी मुफ्त की बिजली, और उस बिजली से बनता था किसानों के लिए फर्टिलाइजर। अब इसी फर्टिलाइजर को बनाने में एक वेस्ट निकलता था, और यही वेस्ट हैवी वाटर था। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे तो क्या जर्मनी के अंदर फर्टिलाइजर नहीं बनता था? और अगर बनता था तो वहीं से हैवी वाटर का जुगाड़ कर लेते। तो देखो जर्मनी के अंदर फर्टिलाइजर तो बनता था, और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोसेस से बनता था, यानी कि हेबर बॉश प्रोसेस से बनता था, जो कि जर्मन वैज्ञानिक ने ही खोजा था। लेकिन समस्या ये थी कि इस प्रोसेस में हैवी वाटर नहीं निकलता था, और यही जर्मनी की सबसे बड़ी मजबूरी थी। अब जर्मनी ने नॉर्वे को कब्जाने से पहले नॉर्वे से संपर्क किया कि भैया अपना हैवी वाटर हमें बेच दो, तुम जो भी कीमत मांगोगे हम देने को तैयार हैं। लेकिन नॉर्वे की सरकार ने मना कर दिया। इसके बाद जर्मनी ने नॉर्वे को कब्जाने का प्लान बनाया। लेकिन एक और कमाल की जानकारी सुनो। आपको ये तो पता होगा कि जर्मनी ने फ्रांस पर भी हमला किया था, लेकिन क्या ये पता है कि क्यों किया था? क्योंकि भाई साहब फ्रांस नॉर्वे से सारा हैवी वाटर ले उड़ा। अब देखो फ्रांस पर जर्मनी के हमले का ये अकेला कारण नहीं था, लेकिन बहुत सारे कारणों में से ये भी एक कारण था। देखो 1940 की शुरुआत में फ्रेंच मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक खबर मिली कि जर्मनी बड़ी मात्रा में नॉर्वे से हैवी वाटर खरीदने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर फिर से एंट्री हुई मैरी क्यूरी के दामाद जी की। अब ये भाई साहब फ्रांस के साइंटिफिक एडवाइजर थे, तो इन्होंने फ्रांस से कान भर दिए और कहा कि भैया इसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने में जर्मनी के द्वारा होगा, अगर रोक सकते हो तो जर्मनी को किसी तरह से रोक लो। अब फ्रांस ने तुरंत अपने एक टॉप सीक्रेट एजेंट जेक्स एलर को फेक नाम के साथ नॉर्वे में भेज दिया, ताकि वो नॉर्स्क हाइड्रो पावर प्लांट से सारा का सारा हैवी वाटर निकाल सके। अब फ्रांस का ये एजेंट नॉर्वे के लीफ ट्रोनस्टेड से जाकर मिलता है। लीफ ट्रोनस्टेड, ये नाम याद रखिएगा, ये वो केमिस्ट्री प्रोफेसर था जिसने नाजियों की कब्र खोदी थी। ये इस कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। अब फ्रांस का एजेंट नॉर्वे पहुंचा, ट्रोनस्टेड से मिला और उसे नाजियों के प्लान के बारे में समझाया। अब ट्रोनस्टेड पहले ही नाजियों से नफरत करता था, और यही वो आदमी था जिसने इस हैवी वाटर के प्लांट को डिजाइन किया था। अब नॉर्वे की सरकार फ्रांस को सारा हैवी वाटर देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर, और शर्त ये थी कि इस हैवी वाटर को नॉर्वे से निकालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से फ्रांस की थी, और ये किसी भी कीमत में जर्मनी के हाथ नहीं लगना चाहिए। और ये डील बिल्कुल मुफ्त हुई थी, यानी कि पूरा का पूरा हैवी वाटर फ्रांस को मुफ्त में दिया गया था। अब फ्रांस के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि नॉर्वे में चप्पे चप्पे पर जर्मनी के जासूस बैठे थे, तो इतने बड़े कंसाइनमेंट को नॉर्वे से स्मगल करके बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। अब फ्रांस ने हैवी वाटर के 6-6 किलो के कैनिस्टर तैयार करवाए, फिर नॉर्वे से नेदरलैंड की एक फ्लाइट बुक करी और ये कैनिस्टर उस फ्लाइट के अंदर रख दिए गए। अब नॉर्वे से किसी जासूस ने जर्मनी को ये खबर पहुंचा दी कि भैया ऐसे ऐसे एक फ्लाइट नेदरलैंड जा रही है जिसके अंदर हैवी वाटर का कंसाइनमेंट है। अब ये प्लेन उड़ा और इसे रास्ते में जर्मन फाइटर प्लेन्स ने घेर लिया और एम्स्टरडैम में अपने कब्जे वाली जगह पर उतार दिया। फिर जब इस प्लेन की तलाशी ली गई तो जर्मनी को कुछ भी
हाथ ना लगा, क्योंकि भाई साहब असली कैनिस्टर तो दूसरे प्लेन में उड़ रहे थे। दरअसल लीव ट्रोनस्टेड ने एक प्लान बनाया। नॉर्वे से उस दिन 2 फ्लाइट बुक करी गई थी। एक प्लेन के अंदर कैनिस्टर रखे गए और दूसरे प्लेन के अंदर डिप्लोमेट्स के साथ चुपके से हैवी वाटर को निकाल दिया गया और जानबूझकर यह खबर जर्मन जासूसों तक पहुंचाई गई कि एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट के अंदर हैवी वाटर है, और इस तरीके से चुपके से सारा हैवी वाटर स्कॉटलैंड के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद यह हैवी वाटर ट्रेन के जरिए इंग्लैंड में गया। उसके बाद ब्रिटिश नेवी इसे अपने शिप के अंदर भर के फ्रांस में छोड़कर आ गई। इन सारे घटनाओं के बाद जर्मनी ने नॉर्वे के ऊपर हमला किया और पूरे के पूरे नॉर्वे को कब्जा लिया, और लूट खसोड़ा काम चल ही रहा था कि 2 महीने बाद फ्रांस पर भी हमला हो गया। अब फ्रांस ने इस हैवी वाटर को बचाने के लिए दोबारा इंग्लैंड में भेज दिया। इसके बाद जर्मनी ने इसी फैक्ट्री को दोबारा चालू करके हैवी वाटर प्रोड्यूस करने का फैसला लिया और जर्मन मिलिट्री लीव ट्रोनस्टेड के पीछे पड़ गई। फिर ट्रोनस्टेड नॉर्वे छोड़कर इंग्लैंड भाग गया, और इसके बाद इसी आदमी ने यानी कि ट्रोनस्टेड ने अपने द्वारा बनाई गई फैक्ट्री को उड़ाने का प्लान बनाया। नवंबर 1942 में ऑपरेशन फ्रेशमैन शुरू हुआ। इंग्लैंड से 2 बॉम्बर नॉर्वे की तरफ जाते हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से दोनों के दोनों बॉम्बर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस दुर्घटना में दर्जनों लोग मारे गए, और जो बच गए उन्हें जर्मन मिलिट्री ने पकड़कर एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन यहां से जर्मन मिलिट्री को एक चीज समझ में आ गई कि उनके हैवी वाटर की सप्लाई अब दुश्मनों के निशाने पर आ गई है। अब जर्मनी ने इस फैक्ट्री को एक किले में बदल दिया। लेकिन भाई साहब ट्रोनस्टेड भी कम न था। उसने इंग्लैंड की एयरफोर्स के कमांडोज को ट्रेन करा, उन्हें नक्शा समझाया, सीक्रेट रास्ते बताए और ऑपरेशन गनर साइड को लॉन्च करवा दिया। और ये वही ऑपरेशन था जिसमें 9 कमांडोज रस्सी के सहारे पहाड़ से लटके हुए थे, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। अब ये कमांडोज ट्रोनस्टेड के द्वारा बनाए गए नक्शे से फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, मशीनों पर एक्सप्लोजिव प्लांट करते हैं और बिना किसी को भनक लगे बाहर आ जाते हैं, और फिर होता है बहुत बड़ा धमाका और जर्मनी के द्वारा बनाया गया पूरा का पूरा हैवी वाटर बर्बाद हो जाता है। लेकिन जर्मनी हार नहीं मानता, वो दोबारा इस फैक्ट्री को चालू कर देता है। इसके बाद 16 नवंबर 1943 को अमेरिका के लगभग 140 बॉम्बर प्लेन इस फैक्ट्री के ऊपर जबरदस्त बमबारी करते हैं। इस तबाही को देखकर जर्मनी नॉर्वे के अंदर हैवी वाटर बनाने के सपने को छोड़ देता है, और जो कुछ भी उसके पास हैवी वाटर था उसे जर्मनी ले जाने का फैसला करता है। और यहाँ पर नॉर्वे के विद्रोहियों ने जर्मनी को रोकने के लिए एक जाल बिछा दिया। उन्हें एक खबर मिली कि जर्मनी एक फेरी के ऊपर हैवी वाटर जर्मनी ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस फेरी का नाम था SF हाइड्रो। अब एक फेरी ऐसा जहाज होता है जिसके ऊपर बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, कार हो गई या कार्गो हो गया, इसको एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने का काम किया जाता है। अब नॉर्वे के विद्रोहियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर इस फेरी को उड़ाएं कैसे। तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो छुपते छुपाते इस जहाज के अंदर जाओ और नीचे बॉम्ब लगाकर वापस आ जाओ, या फिर पानी के अंदर जाओ और जहाज के नीचे बॉम्ब लगाओ। फिर फैसला हुआ कि ये लोग जहाज के अंदर जाएंगे, और ये गए, बॉम्ब लगाया, टाइम बॉम्ब लगाया और टाइमर सेट कर वापस आ गए। अब 20 फरवरी 1944 सुबह 10:45 पर झील के बिल्कुल बीचों बीच इस फेरी में जबरदस्त धमाका होता है और ये फेरी डूब गई। सारा हैवी वाटर भी डूब गया। लेकिन दुख की बात ये थी कि इस फेरी के ऊपर नॉर्वे के बहुत सारे आम नागरिक भी सवार थे, और वो सब भी मारे जाते हैं। देखो, एक बात याद रखना, जंग कभी भी सस्ती नहीं पड़ती, उसकी कीमत हमेशा इंसानों की जान से चुकानी पड़ती है। नॉर्वे की ये पूरी जंग, इतने मिशन, इतने लोगों की जान सिर्फ एक चीज के लिए थी, और वो था हैवी वाटर। लेकिन यहाँ पर एक सवाल रह जाता है, आखिर जर्मनी को हैवी वाटर की इतनी बुरी तरह से जरूरत थी ही क्यों? मतलब जर्मनी को ग्रेफाइट के बारे में पता क्यों ना लग पाया? मतलब उसका एक वैज्ञानिक गलती कर रहा था तो दुनिया में कोई और तो होगा जिसे ये राज पता होगा। आखिर जर्मनी तक ये बात कैसे ना पहुंची कि हैवी वाटर की जगह ग्रेफाइट सस्ता और आसान रास्ता था? तो भैया इसका जवाब नॉर्वे के पहाड़ों में नहीं, बल्कि मीलों दूर एक लैब में छुपा हुआ था, एक आदमी के दिमाग में छुपा हुआ था, और वो दिमाग था लियो सिजलार्ड का। आपको याद होगा कि मैंने शुरू में बताया था कि इसी भाई साहब ने सभी वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके ये कहा था कि कोई भी अपनी खोज को पब्लिश मत करो, सब छुपा लो, ताकि हिटलर को किसी भी चीज के बारे में जानकारी ना मिले। लेकिन जब मैरी क्यूरी के दामाद ने चेन रिएक्शन की पोल खोली तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये भाई साहब फेल हो गया, और अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई साहब ये बिल्कुल गलत था। लियो सिजलार्ड फेल नहीं हुआ था, बल्कि पूरी तरह से कामयाब हो गया था। देखो, बोथा की गलती ने जर्मनी को हैवी वाटर के पीछे लगा दिया, और जो रिसर्च पेपर जर्मनी को यह सच बता सकता था कि प्योर ग्रेफाइट काम करेगा, वो रिसर्च पेपर लियो सिजलार्ड ने दबा दिया। और इन्हीं दोनों घटनाओं ने जर्मनी को
हैवी वाटर की तरफ धकेल दिया था। देखो, एनरिको फर्मी एक जबरदस्त वैज्ञानिक थे और 1940 की शुरुआत में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एनरिको फर्मी और लियो सिजलार्ड एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट से यह पता लगा कि अगर ग्रेफाइट को बिल्कुल प्योर यानी पूरी तरह से साफ करके इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतरीन मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि ये चेन रिएक्शनों कंट्रोल करने में काम आ सकता है। अब इसके बाद एनरिको फर्मी ने इस खोज के ऊपर जबरदस्त रिसर्च पेपर तैयार किया और फिजिक्स रिव्यू जर्नल के अंदर छपने के लिए भेजने लगे। अब जैसे ही सिजलार्ड को इसी खबर मिली, उसके होश उड़ गए। उसने फर्मी को समझाया और बताया कि अगर ये पेपर जर्मन्स के हाथ लग गया तो वो रिएक्टर को बना लेंगे, जिसके बाद जर्मनी बॉम्ब बना देगा, यानी कि इस पेपर को तुरंत रोक दो। अब सिजलार्ड के बार बार जोर देने पर फर्मी ने इस पेपर को छपने से रोक दिया और सिजलार्ड यही नहीं रुका। फिर सिजलार्ड गया एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास और उनके कान भरे कि महाराज, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखो कि जर्मनी बॉम्ब बना रहा है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पत्र लिख दिया और इस पत्र के बाद ही अमेरिका ने बॉम्ब बनाने की रिसर्च में अंधा पैसा लगा दिया और यहाँ से शुरू हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब एक कमाल की बात सुनो कि अमेरिका के पास अपना कुछ भी ना था भैया, रिसर्च थी जर्मन, वैज्ञानिक थे जर्मनी के। यहाँ तक कि अमेरिका को तो यह भी ना पता था कि बॉम्ब बनाने में कितना यूरेनियम इस्तेमाल होगा और इस यूरेनियम की मात्रा की खबर पहुंचाई थी ब्रिटेन की मॉड कमेटी ने। और कमाल की बात बताऊं, मॉड कमेटी के अंदर जो वैज्ञानिक थे वो भी जर्मन थे। अब इसी रिसर्च के दम पर अमेरिका का रिएक्टर बना, फिर प्लूटोनियम बना और उसके बाद बॉम्ब बनाया गया। लेकिन जर्मनी अकेला नहीं था जिसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था। एक और देश था जो बॉम्ब बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था और वो था जापान। योशियो निशिमा जापान के न्यूक्लियर फिजिक्स के पितामह कहे जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग रदरफोर्ड और नील्स बोहर के साथ हुई थी। इन्होंने ही जापान का पहला साइक्लोट्रॉन बनाया था। अब जापान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की फिराक में था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके पास यूरेनियम नहीं था। तब जापान ने जर्मनी की तरफ देखा और जर्मनी ने सभी साजो सामान को सप्लाई करने के लिए हामी भर दी। अब 15 अप्रैल 1945 को नॉर्वे के एक बंदरगाह से एक विशाल जर्मन सबमरीन U-234 जेट इंजन M262 के डिजाइन, V2 रॉकेट की टेक्नोलॉजी और 500 किलो यूरेनियम लेकर जापान की तरफ निकल पड़ती है। इशारा बिल्कुल साफ था, बॉम्ब बनाओ, रॉकेट पर लगाओ या फाइटर प्लेन में डालकर अमेरिका के ऊपर गिरा दो। लेकिन यहाँ एक परेशानी आ गई। 8 मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और उस समय ये सबमरीन आधे रास्ते में पहुंच चुकी थी। अब देखो, सबमरीन को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सरफेस पर आना पड़ता है। तो जब ये सबमरीन सरफेस पर आई तभी इसके कप्तान साहब को एक खबर मिलती है कि जर्मनी सरेंडर कर चुका है, हिटलर मारा जा चुका है। अब यहाँ पर कप्तान साहब के पास दो रास्ते थे, या तो सरेंडर कर दो या फिर बचते बचाते जापान पहुंच जाओ। लेकिन कप्तान साहब ने सरेंडर कर दिया। अब इस सबमरीन के ऊपर 2 जापानीज ऑफिसर भी थे और जैसे ही उन्हें सरेंडर की खबर मिली, उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और इस तरह से यूरेनियम, V2 रॉकेट और जेट इंजन के डिजाइन अमेरिका के हत्थे चढ़ गए। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि इतिहास हमेशा जीतने वालों की नजरों से लिखा जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ जानकारियां बाहर निकल आती हैं। और ऐसी ही एक जानकारी लिखी है क्रिटिकल मास नाम की किताब में। ये किताब एक अमेरिकन राइटर के द्वारा लिखी गई है और बहुत फेमस किताब है। और इसी किताब में यह बताया गया है कि अमेरिका ने दुनिया को जो बताया था कि उसने खुद की रिसर्च से बॉम्ब बनाया था, ये सब झूठ है। मतलब पूरा सच नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि जर्मनी की जो सबमरीन पकड़ी गई थी उसके अंदर जाने वाला यूरेनियम पहले से ही एनरिच था और इसी का इस्तेमाल करके अमेरिका ने अपना बॉम्ब बनाया था। और अगर ये यूरेनियम अमेरिका के हाथ ना लगता तो अमेरिका कभी भी जापान के ऊपर बॉम्ब ना गिरा पाता। और कहीं अगर ये यूरेनियम जापान के हाथ लग जाता तो भाई साहब वर्ल्ड वॉर 2 का नतीजा ही पलट जाता। ना तो जर्मनी कभी हारता, ना अमेरिका कभी सुपर पावर बनता और दुनिया का नक्शा आज कुछ और ही होता। मतलब जापान की तैयारी पूरी थी, बस यूरेनियम का इंतजार था। मैं आपको इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आपको किताब पढ़ने का शौक है तो आप इसे खरीद सकते हो। और भाई साहब, ये था दुनिया के पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनने से पहले का इतिहास। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अभी तो सोवियत यूनियन के जासूस अमेरिका की रिसर्च फैसिलिटी में घुसेंगे, वहां से न्यूक्लियर सीक्रेट्स और डिजाइन को लेकर उड़ेंगे। फिर अमेरिका ब्रिटेन को धोखा देगा जिसने बॉम्ब बनाने में अमेरिका की मदद करी थी। और उसके बाद अमेरिका फ्रांस को भी किनारे लगा देगा, उससे बोलेगा कि बेटा तुझे भी कुछ ना मिलेगा, ये मेरा बॉम्ब है और मेरे पास ही रहेगा। अभी तो ब्रिटेन की कहानी बाकी है, फ्रांस की कहानी बाकी है, इजराइल, पाकिस्तान, भारत
और नॉर्थ कोरिया की कहानी बाकी है। ये एक वीडियो में पूरी बताई नहीं जा सकती, तो इसीलिए इस वीडियो के और भी पार्ट्स आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप बस तैयार रहो, सारे राज खुलेंगे। और अगर आपको ये समझना है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे काम करता है, कैसे एक साधारण से पत्थर की खोज ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का रास्ता खोल दिया, तो उसे समझने के लिए आप ऊपर दी गई वीडियो को देख सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।